नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। ड्रोन से करें निगरानी, भीड़ इकट्ठा होने पर रोक दें। बकरीद पर योगी सरकार की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न की जाएगी। यूपी के डीजीपी द्वारा जारी किए एक पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करेगी। सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखेगी। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दौरान पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों पर निगरानी रखेगी। खासकर मिश्रित और संवेदनशील इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही गोवध और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय करने के लिए कहा गया है। पत्र में यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गोवंश से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की अफवाहों से इलाके में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने बदला सिस्टम, अब सभी स्टेशनों पर क्यूआर कोड से होगी टिकट जांच। जी हां दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन की तरह अब देश के सभी स्टेशनों पर क्यूआर कोड से टिकटों की जांच होगी। यात्री और कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे बोर्ड ने क्यूआर कोड से टिकट जाँच व्यवस्था सभी जोन में लागू करने का आदेश दिया है। यात्रा के लिए रिजर्वेशन टिकट खरीदते ही यात्री के मोबाइल पर क्यूआर कोड के यूआरएल वाला SMS आएगा। यात्री को स्टेशन पर प्रवेश करने या कोच में जाँच के दौरान क्यूआर कोड वाले URL को क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करते ही टिकट का विवरण मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। यही विवरण टिकट की जांच करने वाला हैंड हेल्ड टर्मिनल से स्कैन कर लेगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन पर पहली बार प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। कोरोना से बचाव में कारगर साबित होने पर इस व्यवस्था को रेलवे बोर्ड ने सभी जोन में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को URL कोड का सॉफ्टवेयर भेज दिया है। बोर्डिंग पास लागू कराने की कवायद। एयरपोर्ट की तरह देश के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास लागू कराने की कवायद हो रही है। प्रयागराज जंक्शन पर पहली बार यात्रियों का स्टेशन पर प्रवेश बोर्डिंग पास के जरिए हो रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने इस बाकी जोन में लागू करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा है। कर सकते हैं डाउनलोड। ट्रेन यात्री क्यूआर कोड स्कैनिंग एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर में उपलब्ध कोई भी क्यूआर कोड स्कैनिंग एप्लीकेशन जैसे QR एंड बारकोड स्कैनर, क्यूआर कोड रीडर का उपयोग किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक को भेजा लीगल नोटिस, मांगा ₹1 का हर्जाना। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट ने अपने ऊपर भाजपा में जाने के लिए पैसों की पेशकश करने के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस भेजा है और ₹1 का हर्जाना मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मलिंगा ने सोमवार को आरोप लगाया था कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बारे में चर्चा की थी और इसके लिए धन की पेशकश भी की थी। सचिन पायलट ने अपने वकील के जरिए कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस में झूठे और तुच्छ आरोप लगाने के लिए 7 दिनों के अंदर ₹1 की राशि और प्रेस के सामने लिखित माफी की मांग की है। कांग्रेस विधायक के आरोपों को पायलट ने आधारहीन व अफसोसजनक बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि विधायक से यह बयान दिलवाया गया है और वह उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। पायलट प्रकरण से कांग्रेस प्रभावित नहीं होगी। बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाहर जाने और सचिन पायलट की बगावत का कांग्रेस पर असर नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर तनाव कम करने को तैयार नहीं चीन, अभी भी PLA के 40,000 सैनिक तैनात। जी हां दोस्तों, ऐसा लगता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के मूड में नहीं है। कई दौर पर बातचीत के बावजूद वह तनाव को कम करने की बजाय उसे बढ़ाने पर तुला है। चीन की तरफ से अभी भी पूर्वी लद्दाख के फ्रंट और डेप्थ इलाकों में करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। समाचार एजेंसी A9 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले जगहों से तनाव कम करने को लेकर वह प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सरकार और सैन्य स्तरों पर कई दौर की बातचीत के दौरान शर्तों पर बनी सहमति के बावजूद वे
पीछे नहीं हट रहे हैं। सूत्रों ने बताया, चीन ने तनाव कम करने का कोई संकेत नहीं दिया है और युद्ध सामग्री जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की तोपें, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अग्रिम इलाकों में करीब 40,000 की भारी संख्या के साथ सैनिकों को तैनात किए हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि कॉर्प्स कमांडर्स के बीच पिछले हफ्ते हुई बातचीत के बाद सैनिकों को कम करने की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही ग्राउंड पोजीशन में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है। सूत्रों ने यह भी बताया कि चीन फिंगर 5 एरिया से अपने स्थायी सिरजीप के ठिकाने पर नहीं जाने पर अड़ा हुआ और वह फिंगर एरिया में ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहता है। इसी तरह उसने हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट इलाके में भारी निर्माण किया है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ये दो जगह टकराव के पॉइंट्स हैं। हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा इलाके में चीन यह दलील दे रहा है कि अगर वे अपने स्थायी ठिकानों पर लौटता है तो ऐसा संभव है कि भारत सामरिक रूप से अहम ऊंचाई वाले ठिकानों पर अपने कब्जा जमा लेगा। कॉर्प्स कमांडर के बीच आखिरी बार 14 से 15 जुलाई को ही बैठक के दौरान यह सहमति बनी थी कि दोनों पक्ष सैनिकों के कम करने को मॉनिटर करेंगे और अगले कुछ दिनों में उसको वेरीफाई करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह साफ किया था कि विवाद के समाधान और दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए दोनों पक्षों को अपने स्थायी ठिकानों पर वापसी करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से मुकाबले के लिए तैयार है भारत के नवरत्न, मेक इन इंडिया को लगेंगे पंख। जी हां दोस्तों, सार भारत सरकार के स्वामित्व वाली उपकरण निर्माता कंपनियां जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को जल्द ही नए ऑर्डर मिलने जा रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद का असर अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार अब बड़े प्रयासों में जुट गई है। भारत अपनी घरेलू कंपनियों के जरिए ड्रैगन जैसे देशों की बाजार में टक्कर देगा। इसके लिए नवरत्न कंपनियों को आगे लाया जाएगा। ये कंपनियां मेक इन इंडिया कार्यक्रम को एक नई पहचान देकर चीन को चुनौती देंगी। देश में 2014 से लेकर अब तक 14 नवरत्न कंपनियों में से अधिकांश का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड व एनडीएमसी जैसी नवरत्न कंपनियों का ऋण समता अनुपात 0 रहा है। इन सभी कंपनियों का लाभ एवं कारोबार बढ़ा है। कुछ कंपनी ऐसी है जिनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोले, रख ले जरूरी सामान। भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिन के लिए लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में 24 जुलाई को रात 8 बजे से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू होगा। प्रदेश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। शराब की दुकानें भी इस दौरान खोलने का निर्देश दिया गया है। भोपाल में आज कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भोपाल में आने और जाने वालों को ई पास लेना होगा। इसके बगैर कोई शख्स बाहर नहीं निकल पाएगा। लोगों को 2 दिन पहले ही लॉकडाउन के बारे में सूचित कर दिया गया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जरूरी सामान ले लेना चाहिए। सरकारी राशन की दुकानों को भी अगले 2 दिनों में सामान देने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अगली कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन पर शिवसेना एनसीपी में मतभेद, उद्धव भी जाएंगे अयोध्या। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाली भूमि पूजन और आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र की महाआघाड़ी गठबंधन सरकार में मतभेद उभर आए हैं। मंगलवार को पहले शरद पवार की पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद नहीं जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन शिवसेना ने उसे सिरे से खारिज करके कह दिया कि सीएम ठाकरे तो जरूर अयोध्या जाएंगे। इससे पहले एनसीपी ने नसीहत दी थी कि मुख्यमंत्री को इस धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि ऐसी चर्चा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण भेजा जा सकता है। उद्धव ठाकरे जरूर जाएंगे अयोध्या। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और उद्धव ठाकरे के खासम खास नेता संजय राउत ने मंगलवार को ताल ठोककर कहा है, पार्टी के अध्यक्ष 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन और आधारशिला समारोह में जरूर शामिल होंगे। जब रावत से पूछा गया कि क्या इसके लिए शिवसेना प्रमुख को निमंत्रण मिला है, तो उन्होंने कहा है कि यह मिल ही जाएगा। माना जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए होने वाले इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और उन्हीं के हाथों इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। अब रावत ने एक सवाल के जवाब में एक टीवी चैनल से कहा है कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से भूमि पूजन समारोह में जाएंगे, क्योंकि शिवसेना का इस मुद्दे से भावनात्मक, धार्मिक और राष्ट्रीय जुड़ाव रहा है। देश और हिंदुत्व के लिए ऐतिहासिक समारोह
रावत। शिवसेना ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी का बड़ा योगदान रहा है और राम मंदिर के निर्माण के लिए शिव सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है और बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में भी अयोध्या जाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों हिंदू शहीदों के नजरिए से यह देश और हिंदुत्व के लिए ऐतिहासिक समारोह है। उनके मुताबिक अगर कोविड-19 का संकट नहीं होता तो लाखों राम भक्त इस समारोह के लिए उमड़ पड़ते। गौरतलब है कि सोमवार को रावत ने दावा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता उन्हीं की पार्टी ने साफ किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या राम मंदिर का नया डिजाइन तैयार, 50,000 लोग एक साथ कर सकेंगे पूजा। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को निर्धारित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्तावित नए मंदिर का डिजाइन मंगलवार को सोमपुरा बंधुओं की कड़ी मेहनत से तैयार कर लिया गया है। मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर रखा गया है, जो सबसे आगे सिंह द्वार पर दर्ज किया जाएगा। वहीं मंदिर का आकार बढ़ाकर 84,600 वर्ग फीट हो गया है। पूरा भव्य राम मंदिर का पत्थरों से होगा निर्माण। इस मंदिर में 50,000 से अधिक लोगों के एक साथ पूजा करने की क्षमता रहेगी, जो पहले 20,000 ही थी। इसके अलावा गुड़ मंडप समेत कीर्तन और प्रार्थना के लिए भी मंडप की व्यवस्था की गई है। इस भव्य मंदिर को इंजीनियर प्रख्यात वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा करने जा रहे हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद के हैं। इंजीनियर आशीष चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरा भव्य राम मंदिर पत्थरों पर खड़ा किया जाएगा। मंदिर में होंगे 5 गुंबद। नए डिजाइन के मुताबिक मंदिर के लिए 3 गुंबद को बढ़ाकर 5 गुंबद कर दिया गया है। पहले अग्रभाग सिंह द्वार, नृत्य मंडल, रंग मंडप के बाद गर्भगृह था। अब गर्भगृह और रंग मंडप के बीच गुड़ मंडप बनेगा और इसके दाएं बाएं अलग अलग कीर्तन और प्रार्थना मंडप होगा। इसके साथ ही गर्भगृह को छोड़कर सभी मंडप के आकार को बढ़ा दिया गया है। 500 साल के संघर्ष के बाद होगा मंदिर का निर्माण। बता दें कि अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद और कई पीढ़ियों की शहादत के बाद अब राम मंदिर बनने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का अब यह सुनहरा क्षण आया है। रामलला की जन्मभूमि पर बनने के कारण मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से जाना जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारी बारिश से दिल्ली परेशान, आईपी फ्लाईओवर का रास्ता बंद, 7 राज्यों में रेन अलर्ट। जी हां दोस्तों, राजधानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि दिल्ली में बारिश का सिलसिला आज पूरे दिन यूं ही जारी रहेगा। यही नहीं, विभाग ने कहा है कि दिल्ली की बारिश का असर आसपास के इलाकों में भी रहेगा। मालूम हो कि दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली में भारी बारिश संभव। आईएमडी ने कहा है कि आज दिल्ली में भारी बारिश संभव है, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक भैरव मार्ग से आईपी फ्लाईओवर की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, क्योंकि कल से हो रही बारिश के कारण रिंग रोड पर WHO बिल्डिंग के पास जल भराव हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड में 5 दिन के लिए उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अगले कुछ घंटों में कैथल, करनौल, हिसार, जिंद, नरवाना, पानीपत, कुरुक्षेत्र, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति के साथ आंधी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। यही नहीं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में यहाँ आ सकता है आंधी तूफान। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा के कुछ भागों में भी तेज बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में मानसून ज्यादा असर दिखा सकता है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान के इन इलाकों में बरसेंगे मेघ। तो वहीं आज राजस्थान में टोंक, सवाई माधोपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर योगी सरकार ने लिया जबरदस्त फैसला। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के समय से ही उत्तर प्रदेश में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद पड़े हैं। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। ऐसे में योगी सरकार भी अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने को लेकर कई सारे नियम बना रही है। खबर के मुताबिक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक सभी पेंडिंग परीक्षा 31 अक्टूबर तक खत्म कर लेनी है। आपको बता दें कि सितंबर के अंत तक सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की बात की जा रही है। इसके लिए आगे जो भी सूचना होगा उसके लिए नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल प्राइस, जानिए पेट्रोल डीजल के नए दाम, घर बैठे ऐसे करें चेक। जी हां दोस्तों,
सरकारी तेल कंपनियों HPCL, BPCL, IOC ने पिछले 23 दिनों में डीजल के दाम में कई बार वृद्धि की थी। वहीं पेट्रोल के दाम स्थिर बने हुए थे। बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। बता दें कि सप्ताह के पहले सोमवार को ही डीजल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से 1.21 रुपए प्रति लीटर ज्यादा हो गई। हालांकि तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल का भाव 81.64 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल का भाव 80.43 रुपए प्रति लीटर है। सुबह 6 बजे से लागू होती हैं नई दरें। प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। सिर्फ डीजल हो रहा महंगा। सरकारी तेल कंपनियां सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ा रही हैं। बीते 7 जुलाई से डीजल 1.11 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल की बात करें तो इसमें बीते 21 दिनों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके दाम में अंतिम बार बीते 29 जून को बढ़ोतरी हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को उम्मीद 24 जुलाई को हो जाएगी गहलोत सरकार की विदाई। जी हां दोस्तों, स्पीकर के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फैसले का सभी को इंतजार है, लेकिन यह न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और 24 जुलाई को अच्छा निर्णय आने की उम्मीद है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि 24 जुलाई को सियासी उठापटक के 12 दिन पूरे हो जाएंगे और इसी दिन कोर्ट का फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि 12 दिन का हमारी संस्कृति में खास महत्व है। इस दिन वर्तमान सरकार का भी 12वां हो जाएगा। राठौड़ ने कहा कि मामला लंबा खींचता जा रहा है और बाड़े में बंद विधायक तड़पड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि बाड़ेबंदी कब तक रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को एक और झटका। भारत की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ने अब रद्द किए कई बड़े ऑर्डर, होगा करोड़ों का नुकसान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की लड़ाई के बाद अब लगभग सभी सेक्टर से चीनी सामानों को बाइकआउट किया जा रहा है। एक खबर के मुताबिक पिछले दिनों भारत की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने चीनी कंपनियों के ऑर्डर को बड़े लेवल पर रद्द करना शुरू कर दिया है। अब इन ऑर्डर के लिए नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है। ये कंपनियां मुख्य रूप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन गियर के ऑर्डर कैंसिल कर रही हैं और दूसरे देशों से अधिक कीमत होने के बावजूद ये सारे सामान मंगा रही हैं। इसकी शुरुआत मई से हुई है, जब से पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। इस महीने पावर गियर के आयात पर लगे तमाम प्रतिबंधों के चलते इस मुहिम को और बल मिला है, लेकिन इंडस्ट्री ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि इसकी वजह से सप्लाई ना रुके। चीन से ही मंगाया जाता है सामान। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर.के. चुग ने TOI को बताया कि अब तक इंडस्ट्री में कच्चा माल, असेंबली का सामान और काफी सारा बनाया सामान भी चीन से ही मंगाया जाता था। IEEMA के डायरेक्टर जनरल सुनील मिश्रा ने कहा कि इंडस्ट्री अब विकल्प की तलाश कर रही है ताकि चीन से सामान की सप्लाई को रोका जा सके। जब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक इन सामान के लिए भरोसेमंद और दोस्ताना रवैये वाले देशों जैसे जापान, ताइवान, कोरिया और जर्मनी की ओर शिफ्ट हुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर का आयात यूरोप से किया जा सकता है और तमाम कच्चे माल के लिए रूस, चेक रिपब्लिक या पोलैंड का रुख किया जा सकता है। हमारे सदस्यों ने मांग के लिए अन्य देशों का रुख करना भी शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 59 चीनी ऐप के प्रतिबंध पर मोदी सरकार सख्त, आदेश की अवहेलना करने वालों को दी ये चेतावनी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप से प्रतिबंध के आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। इसके साथ ही आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीनी ऐप कंपनियों को पत्र लिखकर कहा कि प्रतिबंधित ऐप की देश में सीधे या परोक्ष रूप से उपलब्धता अवैध है। बता दें कि मोदी सरकार ने अलग अलग तरीके के 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह रखने वाला बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें चीन के ऐप टिकटॉक, शेयरिट और वीचैट जैसे ऐप भी शामिल हैं। IT मंत्रालय ने जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल है। भारत में चाइनीज ऐप बंद होने के बाद केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश का लक्ष्य चीन को पार करना है और भारत को दुनिया में नंबर 1 मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बनना है। उन्होंने कहा कि भारतीयों के डेटा की गोपनीयता उनके मौलिक अधिकार हैं और इससे किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार डाटा सुरक्षा कानून लेकर आई है।
स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद शताब्दी स्मारक व्याख्यान को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के कारणों के लिए 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन नए भारतीय 200 नए ऐप आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा 2014 में भारत में 2 इकाइयां थी और अब 260 है। भारत नंबर 5 से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण बन गया है, लेकिन मेरी उम्मीद और कोशिश है इसे नंबर 1 बनाने की है, जो चीन को पार कर रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।